कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। स्वीडन ने भारत के खिलाफ वो काम किया है जिसके बाद भारत स्वीडन पर बड़ा फैसला ले सकता है। रूस ने भारत को स्वीडन के बारे में आगाह करा था और वो चीज अब सच साबित हो गई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रो चीफ के मिलने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ओली पूरी तरीके से बदल गए हैं और हाल ही में ऐसा उन्होंने कुछ कर दिया है जिसके बाद चीन बुरी तरीके से चिढ़ रहा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है। इसमें कहा गया है कि चीन ने सीमा से लगे नेपाल के 7 जिलों में अवैध तरीके से जमीन हथियाई है। दोलखा जिले में चीन ने नेपाल की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को करीब 1500 मीटर तक बढ़ा दिया है। एजेंसियों का कहना है कि हालात और भी बदतर हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें, नेपाल की सर्वे टीम ने इस बात को बताया था, लेकिन उस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया था। एजेंसियों के अनुसार चीन नेपाल के दोलखा, गोरखा, धारचूला, हुमला, सिंधुपाल चौक, रसुआ और सखुआम सभा में जमीनों पर कब्जा कर रहा है। नेपाल का आधिकारिक नक्शा इस गांव को अपने क्षेत्र में बताता है और यहाँ के निवासी नेपाल सरकार को टैक्स देते हैं। इसके बावजूद चीन ने इस इलाके को 2017 में तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना का हिस्सा घोषित कर रखा है। कई घर हैं जो पहले नेपाल का हिस्सा थे, पर उन पर अब चीन का कब्जा हो गया है। इन सब के बीच चीन के इशारे पर अब तक नाच रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारतीय खुफिया एजेंसी रो के चीफ से मुलाकात के बाद सुर ही बदल गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब तक भारत नेपाल सीमा विवाद पर सख्त रवैया अपनाए पीएम केपी शर्मा ओली के रुख में रो के प्रमुख सामंत कुमार गोयल से मुलाकात के बाद बड़ा बदलाव आया है और जिसकी निशानी भी उन्होंने दे दी है। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा किया है जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। वैसे तो रो प्रमुख से उनकी जो मुलाकात हुई है उसके बाद नेपाल में भी बवाल हो रहा है और ये बवाल कहा जा रहा है चीन समर्थित नेता ही कर रहे हैं और उनका कहना है कि रो प्रमुख गोयल और प्रधानमंत्री ओली के बीच जो बैठक हुई वह कूटनीति के नियमों के खिलाफ है। वैसे आपको बता दें, इन सभी को दरकिनार करते हुए नेपाली प्रधानमंत्री ने विजयदशमी की बधाई देने वाला ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने नेपाल का पुराना नक्शा इस्तेमाल किया है। दरअसल नेपाल और भारत के बीच ताजा विवाद की जड़ नेपाल का नया नक्शा है जिसमें काठमांडू ने भारतीय इलाकों पर दावा किया है, लेकिन अब ओली ही पुराने नक्शे को दिखला रहे हैं जिसे बहुत बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है ओली में। संभवतः यह परिवर्तन रो चीफ के मिलने के बाद भी है और जिस तरह से चीन नेपाल को धोखा दे रहा है, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को भूखमरी की तरफ धकेलने की साजिश रच रहा है, उसे देखते हुए भी ओली का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब तो सेना प्रमुख नरवणे भी नेपाल जाने वाले हैं। इन सभी के बीच बड़ा कयास यह लगाया जा रहा है कि नेपाल आखिरकार अपने मतभेदों को भुलाकर भारत के साथ एक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्वीडन के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो सकते हैं। स्वीडन ने जो अब किया है वह भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आपको बता दें, स्वीडन हथियारों के उत्पादन करने वाला एक काफी बड़ा देश है और हथियारों के व्यापार में एक अच्छी खासी पोजीशन रखता है, लेकिन स्वीडन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध उस वक्त बहुत ही गंदे हो गए जब बोफोर्स घोटाला हुआ। उसके बाद तो जैसे स्वीडन के साथ हथियारों के व्यापार का रिश्ता ही टूट गया। लेकिन अब जब भारत को 114 नए विमानों की जरूरत है और इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखकर स्वीडन के साब कंपनी ने बड़ा दाव खेलना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच एक ऐसी चीज निकल कर आ गई है जो सीक्रेट डील थी, वह डील निकल कर आ गई है जिसके बाद भारत बड़ा फैसला ले सकता है स्वीडन के ऊपर। वैसे आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले रूस ने भी आगाह करा था भारत को और स्वीडन से व्यापार करने से पहले दोबारा सोचने के लिए कहा था। वहीं साथ ही साथ स्वीडन को भी लताड़ लगाई थी और कहा था कि उसके ग्रिपेन विमान सिर्फ नौटंकी और कलाबाजी करने के लिए ही काफी है। भारत का
सही मायने में ग्रिपेन विमान साथ नहीं दे सकते हैं। स्वीडन ने अपने ग्रिपेन विमानों को बेचकर भारत के साथ ठीक ठाक मुनाफा कमाने की सोची और इसके लिए उसने हर चीज दांव पे लगा दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह टेक्नोलॉजी में मदद करेगा और भी कई सारे विपन ग्रिपेन विमानों के साथ देगा। यहाँ तक कि उसने यह भी कह दिया कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाएगा, आत्मनिर्भर भारत के प्लान के तहत काम भी करेगा। लेकिन अब स्वीडन के साथ भारत MMRCA 2.0 के तहत कोई भी व्यापार करने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और स्वीडन के बीच में एक सीक्रेट डील हुई थी और उस सीक्रेट डील का खुलासा हो गया है। आपने अवाक्स सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे आई इन द स्काई भी कहा जाता है, जो कि आधुनिक युद्ध की प्रमुख टेक्नोलॉजी में से एक है, क्योंकि वे आने वाले लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों का पता लगा सकते हैं और जमीन पर आधारित रडार से बहुत पहले दुश्मन के विमानों के साथ हवाई युद्ध के दौरान ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। वे दुश्मन की टुकड़ी के निर्माण और युद्धपोतों की आवाजाही पर भी नजर रखते हैं। स्वीडन ने हाल ही में कहा था कि उसे $165 मिलियन का सौदा मिला है और कोई ऐसा देश है जो कि अवाक्स खरीदना चाहता है। उसने उस देश का नाम नहीं बताया था और न ही संख्या बताई थी कि कितनी संख्या में वह अवाक्स बेचने वाला है। लेकिन अब जो नाम निकल कर आया है वह नाम है पाकिस्तान। अब आप कहेंगे कि कोई भी देश किसी को भी हथियार बेच सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि पिछले ही साल जब स्वीडन के रोल के बारे में भारत को पता चला था तो भारत ने अवाक्स बेचने को लेकर स्वीडन के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर दिया था। पिछले साल 27 फरवरी को पाकिस्तान ने स्वीडन के दिए हुए अवाक्स सिस्टम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। और बड़ी बात यह है कि साब, जो कि स्वीडन की कंपनी है, उसने चुपके पाकिस्तान को अवाक्स सिस्टम की डिलीवरी भी कर दी है। हालांकि इसकी सही संख्या अभी भी पता नहीं है कि उसने चुपके कितने दिए हैं पाकिस्तान को अवाक्स सिस्टम। लेकिन यह चीज भारत को नाराज जरूर कर रही है और बतला रही है कि स्वीडन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में स्वीडन के हाथ से MMRCA 2.0 के तहत 114 विमानों की डील तो मिलने से रही। वैसे आपको क्या लगता है, MMRCA 2.0 के तहत भारत किसे अपने 114 विमानों की डील दे सकता है? फ्रांस को, रूस को या फिर अमेरिका को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।